नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शालिनी और स्वागत है आप सभी का इस अनोखे किताबी मेले में जिसका नाम है मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 7। नया सीजन, नया रीजन टू ग्रो। सो गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? फ्रेंड्स, शुरू हो चुका है मेरी किताब मेरी कहानी का सीजन 7 और आज हम डे 3 टेलीकास्ट कर रहे हैं। पिछले दो सेशन में हमने दो अलग अलग ऑथर्स के साथ आपसे बातचीत करवाई, उनके साथ हमने डिस्कशन किया और एक अलग टॉपिक पर हमने बात की। तो आज का सेशन भी बहुत यूनिक होने वाला है, लेकिन आज का सेशन थोड़ा सा गंभीर होगा, थोड़ा सा विचारणीय होगा कि किस तरह से आप उस टॉपिक पर जिसे हम अभी डिस्कस करेंगे उस पर आप विचार कर सकते हैं और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हालांकि ये कहना कि ये जो सेशन आज का होने वाला है थोड़ा गंभीर है, लेकिन इसके साथ साथ में उतना ही इम्पोर्टेंट भी है। हम आज बात करने वाले हैं, हमारे आज के गेस्ट के साथ हम डिस्कशन करने वाले हैं क्रॉनिक डिजीज के बारे में। जो क्रॉनिकल डिजीज होती है वो क्या है, क्या रीजन है इनके पीछे और इनसे किस तरह से अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे इनसे छुटकारा पा सकते हैं या फिर इनसे कैसे बच सकते हैं, समय रहते कैसे इनका इलाज कर सकते हैं, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। आज के गेस्ट की डेब्यू बुक होगी और इन्होंने अपनी इस बुक में क्रॉनिकल डिजीज के बारे में विस्तार से चर्चा की है, डिटेल में सारी बातें बताई हैं। क्रॉनिकल डिजीज का रीजन क्या है, इसका मेन मीनिंग क्या है, इसका रीजन क्या है, इसके पीछे हमारा लाइफस्टाइल, हमारा रोजमर्रा का स्ट्रेस, हमारा फिजिकली एक्टिव न होना, ये कुछ रीजन है जो जिम्मेदार है इन क्रॉनिकल डिजीज के होने के। और अगर ये डिजीज हो भी जाती है उसके बाद भी आप कैसे इनसे प्रिवेंट हो सकते हो, कैसे आप इनका समय रहते इलाज कर सकते हैं और रूट कॉज पर जाकर इसको अनलॉक कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करेंगे हमारे गेस्ट के साथ। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, आज का प्रोग्राम। आज जिन ऑथर को हमने इनवाइट किया है इस टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए, उनका एक क्विक इंट्रोडक्शन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप उनके साथ इजीली कनेक्ट कर पाए। तो जो ऑथर आज हमसे जुड़ रहे हैं, he is a researcher by profession. He has done MSc, PhD, CNN. He strongly believes the future of medicine is in cellular nutrition. He says if you consider your body as a living building, then it needs the raw materials and other tools, accessories that help to build the building. So without any further delay, मैं इनवाइट करने जा रही हूँ हमारे आज के गेस्ट को, जिनका नाम है डॉक्टर बालाराम धोत्रे। हेलो, गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? आई एम फाइन शालिनी जी। सर, स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में मेरी किताब मेरी कहानी सीजन 7 के डे 3 पर आज आप इनवाइटेड हैं और आज हम आशा कर रहे हैं कि आपसे इस टॉपिक पर जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं और आपकी बुक जिस पर बेस्ड है उस पर हम डिटेल में बात करेंगे और बहुत कुछ समझेंगे इन डिजीज के बारे में और कोशिश करेंगे कि इनको किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैले। तो पहले आप प्लीज अपने बारे में थोड़ा बताइए, आप सर कहाँ से बिलोंग करते हैं, अभी आप कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं? I thank you very much and I also thank the audience who are present here. So मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम बलराम धोत्रे है। I basically belong अभी प्रेजेंटली मैं बड़ौदा में हूँ, लेकिन बेसिकली आई बिलोंग टू अ प्लेस कॉल्ड बेलगाम विच इज इन कर्नाटका। मेरी इनिशियल एजुकेशन वगैरह सब पूरा बेलगाम में हुआ है। और बेलगाम में मैंने बीएससी के बाद एमएससी के लिए मैंने कर्नाटक यूनिवर्सिटी धारवाड़ ज्वाइन हुआ यूनिवर्सिटी में। वहाँ से मैंने एमएससी की। एमएससी करने के बाद मैं पीएचडी के लिए लखनऊ गया। लखनऊ में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ पे मेडिसिनल केमिस्ट्री पे रिसर्च होता है, ड्रग सिंथेसिस होता है। वहाँ से मैंने पीएचडी किया। पीएचडी करने के बाद मैं बड़ौदा आया। बड़ौदा में मुझे कंपनी है ओलंपिक फार्मास्यूटिकल्स, वहाँ पे मुझे रिसर्च की नौकरी मिल गई। वहाँ पे मैंने बहुत लंबे समय तक काम किया और उसके बाद 3-4 और कंपनी में भी रिसर्च का काम किया। और लेकिन रिटायरमेंट के पहले
मुझे तो मुझे न्यूट्रिशन पे बहुत इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि बिकॉज़ आई रियलाइज़्ड दैट न्यूट्रिशन इज़ वेरी मच हेल्पफुल इन लाइफ। आवर लाइफ एंटायरली डिपेंड्स अपॉन न्यूट्रिशन। इसके लिए मैंने क्या किया कि न्यूट्रिशन का एक कोर्स भी कर दिया। वीएलसीसी में से मैंने एक डिप्लोमा इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन के बारे में स्टडी किया, और साथ में मैंने सेलुलर न्यूट्रिशन का भी अच्छी तरह से पढ़ाई किया, क्योंकि उस वक्त तो सेलुलर न्यूट्रिशन का कोई कोर्स नहीं, अभी भी शायद ऐसा कोई कोर्स नहीं है, लेकिन सेलुलर न्यूट्रिशन के बारे में सब पढ़ाई कर दी। पढ़ाई करने के बाद मैंने क्या किया कि क्रोनिक डिजीज़ेस को प्रिवेंट करने के लिए मैंने एक प्रोडक्ट भी बना डाला, जिसका नाम है लाइप्रोसी। लाइप्रोसी a nutritional product है। It addresses the root cause of heart disease. It normalizes the cholesterol, not lowers. It normalizes the cholesterol levels, prevents and reverses heart disease and also diabetes. ये सभी chronic diseases पे काम आता है। इस प्रोडक्ट का मैं प्रमोशन करने में इंटरेस्ट रखता हूँ, उसमें बिजी रहता हूँ आजकल, और मैं मेरा हॉबी है, रीडिंग में मेरा हॉबी है, and I'm passionate about nutrition. ओके, तो सर जैसा आपने बताया कि रीडिंग आपकी हॉबी है, रीडिंग और राइटिंग किसी भी पर्सन को आप क्यों एडवाइस करेंगे कि रीडिंग और राइटिंग हैबिट आपको अपनी लाइफ में इनकलकेट करनी चाहिए? इन हैबिट्स के थ्रू उसकी लाइफ में कितना ग्रोथ आता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है? रीडिंग के बिना कुछ नहीं होता है। रीडिंग इज वेरी मच इम्पोर्टेंट इन लाइफ, रीडिंग एंड राइटिंग बोथ। तो इसके बिना कुछ नहीं होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ को हाउ इट इन्फ्लुएंस माय लाइफ। रिसर्च का मेरा काम होता है, तो रिसर्च में क्या होता है कि हमें कुछ काम दिया जाता है रिसर्च के बारे में, इस पे आपको काम करना है। वहाँ पे क्या होता है कि हमें सिर्फ कहा जाता है कि ये प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन ढूंढ निकालना है। ओके, तो वी आर गिवन अ प्रॉब्लम एंड अ सोल्यूशन इज टू बी फाउंड, बट वो कैसे करना, उसके लिए क्या करना, कहाँ से इंफॉर्मेशन लाना, इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। वी स्टार्ट विद अ क्वेश्चन मार्क इन फ्रंट ऑफ अस। हमें सिर्फ क्वेश्चन मार्क पता है, कुछ भी पता नहीं होता है। प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन चाहिए। कंपनी बोलती है या सोल्यूशन चाहिए, ये प्रॉब्लम है, तो एक उसको कैसे सॉल्व करना, तो उसके लिए हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई के बिना तो कुछ नहीं था। खाली पढ़ाई नहीं करना है, पढ़ाई करके हमें उसका तो समझना भी है। समझने के बाद प्रश्न को समझना पड़ेगा, समझने के बाद उसके ऊपर हमें सॉल्यूशन भी लाना है। ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। इसका तो जब मुझे पता चला कि क्रोनिक डिजीज़ेस में खाली सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है, रूट कॉज ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना क्रोनिक डिजीज़ेस के रूट के कॉज बारे में जान लूँ। तो जानना तो उसके लिए तो मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने पढ़ा, उसके बारे में समझा, उसके बाद में प्रोडक्ट भी निकाला। ऑल दिस वाज पॉसिबल बिकॉज़ ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। रीडिंग एंड राइटिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये तो ड्रग फिल्म के बारे सारी चीज़ों में इम्पोर्टेंट है। अगर स्पिरिचुअल लाइफ में भी आपको कुछ जानना है, तो उसके बारे में भी आपको पढ़ाई वगैरह करना पड़ेगा। पढ़ाई के बिना कुछ नहीं होता। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो सर आपकी राइटिंग जर्नी कैसे शुरू हुई? कैसे आपने सोचा कि इस टॉपिक पर आपको बुक लिखनी है और एक ऑथर बनना है? ये जर्नी कब शुरू हुई आपकी? ओके, राइटिंग के जर्नी में बहुत सारे राइटर्स के साथ ऐसे देखा गया है कि बचपन से ही उनको रीडिंग की हैबिट होती है और लिखने की बुक लिखने की उनके इच्छा रहती है। लेकिन मेरे बारे में ऐसे कुछ नहीं था। मैं तो कभी नहीं सोचा था कि मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे लेखक बनना है, और मैं समझता था कि मैं उसके लायक भी नहीं हूँ। मेरे पास उसके कोई क्वालिटीज़ नहीं है। लेकिन कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए लाइफ में कि मुझे राइटिंग जर्नी पे आना पड़ा। तो उस इंसिडेंट में मुझे ऐसे पता चला कि पढ़ते-पढ़ते मुझे ऐसे पता चला कि क्रोनिक डिसीज़ के रूट के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन पता चल गया।
तो इन्फॉर्मेशन पता चल जाए तो अच्छा है, अच्छी बात है। तो ये इन्फॉर्मेशन सबको शेयर करना चाहिए। तो शेयर करने में मुझे मेरे राइटिंग जर्नी स्टार्ट हो गई। तो स्टार्ट करने के पीछे भी वो इन्फॉर्मेशन मिला, तो कैसे मिला वो भी इम्पोर्टेंट है, जानने लायक है। तो एक ऐसे कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि इन 2008 में मेरे लाइफ में कुछ हेल्थ इश्यूज आ गए। आई वाज डायग्नोज्ड ऑफ हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज से डायग्नोज हुआ तो मुझे 2 ब्लॉकेजेस पाए गए, एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में। 70 to 80% ब्लॉकेजेस था। तो डॉक्टर ने तो हॉस्पिटल में तुरंत एक साइड पे, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे उन्होंने एंजियोप्लास्टी कर डाली। एंजियोप्लास्टी करने के बाद उन्होंने बोला कि राइट साइड पे जो 80% ब्लॉकेज है, तो वहाँ पे भी आपको बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। बाईपास सर्जरी, तो मैंने बोला ठीक है, मुझे तो बाईपास सर्जरी करने की इच्छा नहीं थी। तो मैं घर आ गया, तो सोचने लगा कि अभी क्या करना चाहिए। ऐसे भी मैं रिसर्च आदमी हूँ, मैं इन्फॉर्मेशन लेट मी ट्राई। लेकिन मैं पहले कभी सुना था कि चिलेशन थेरेपी करके एक थेरेपी है। चिलेशन थेरेपी चिलेशन थेरेपी करने से आर्टरीज क्लीन हो सकते हैं। इस चिलेशन थेरेपी ईडीटी के सॉल्यूशन को इंट्रावेनसली पास करते हैं और कैल्शियम डिपॉजिट चिलेट होकर निकलता है। इसका बेसिक फंडा है। तो बड़ौदा में डॉक्टर कौन है चिलेशन थेरेपी करने वाला, उसके मुझे खोज थी। लेकिन बड़ौदा में तो मुझे कोई डॉक्टर नहीं मिला, अहमदाबाद में था। लेकिन साथ साथ मुझे ट्रू कॉज ऑफ हार्ट डिजीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिला, ट्रू कॉज ऑफ हार्ट डिजीज के ट्रीटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन मिला। तो बेसिकली मैं रिसर्च का आदमी होने के नाते मैंने सोचा कि मैं ट्रीटमेंट अपना लूँ। तो मैंने उसके लिए जो कुछ ज़रूरी विटामिन्स, मिनरल्स वगैरह चाहिए थे, मैंने इकट्ठा किया और मैंने ऊपर वो न्यूट्रिशनल थेरेपी यूज़ किया और मैं ठीक हो गया। उस समय से आज तक, उस समय 1908 से आज तक मैंने कोई ड्रग, स्टार्टिंग की थेरेपी वगैरह कुछ नहीं लिया। बीपी की गोली भी नहीं लेता हूँ, कुछ भी नहीं लेता हूँ। आई एम हैप्पी, ड्रग फ्री और मेडिसिन फ्री। इट वाज ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ दैट न्यूट्रिशनल थेरेपी। न्यूट्रिशनल थेरेपी तो मैंने सोचा ये तो बहुत ही आसान थेरेपी है और सस्ता भी है और लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। अभी देखिए पुट्टपर्थी पे साईं बाबा का जो मंदिर है, वहाँ पे उनका इंस्टीट्यूशन भी है, उनका एक हॉस्पिटल है। वहाँ पे वो बच्चों को फ्री ट्रीटमेंट देते हैं, गरीब बच्चों को फ्री ट्रीटमेंट देते हैं। अगर मेरा थेरेपी वगैरह वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया तो कितना अच्छा रहेगा। सिर्फ 5-10 हज़ार में एक पेशेंट क्योर हो सकता है। तो ये मेरी भावना थी, इसलिए मैंने सोचा कुछ तो करना चाहिए। इसलिए मैंने एक प्रोडक्ट बना दिया, लाइप्रोसी। उसके मैं, लेकिन उनको मैंने कांटेक्ट किया, उससे कुछ आगे तो बात नहीं बढ़ गई, लेकिन मैंने प्रोडक्ट बन दिया। तो कहने के लिए लोगों को चाहिए। और मैंने न्यूट्रिशनल थेरापिस्ट हूँ। अगर डाइट थेरेपी वगैरह देना हो तो इसलिए मैंने वो क्लिनिकल न्यूट्रिशन के कोर्स भी कर दी थी। लेकिन उसके लिए न्यूट्रिशनिस्ट बनने के लिए और भी न्यूट्रिशनिस्ट के कोर्स की जरूरत पड़ती है। इधर तो वो चक्कर में मैंने नहीं पड़ा। लेकिन अभी तो प्रोडक्ट बना दिया लोगों को, प्रोडक्ट बनाया तो लोगों तक पहुंचाने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन तो शेयर करना पड़ेगा। तो कैसे करना है, उसके लिए मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया, liprosi.com। इस ब्लॉग पे मैं आर्टिकल लिखता रहा, एजुकेशनल इन आर्टिकल्स। हार्ट डिजीज वो कॉज क्या है, कोलेस्ट्रॉल कैसे ट्रीट करना चाहिए, ये सब है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन इस माध्यम से भी लोगों तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ऐसा है कि मेरा एक पेपर होगा रूट कॉज ट्रीटमेंट, मीन्स हार्ट डिजीज और द ट्रू कॉज ऑफ हार्ट डिजीज ट्रीटमेंट, इज नॉट सैचुरेटेड फैट। इसके बारे में मैं आर्टिकल लिखा, तो उसके अगेंस्ट में हजार आर्टिकल्स ऑनलाइन अवेलेबल है जो कहते हैं कि सैचुरेटेड फैट की वजह से हार्ट डिजीज होता है। तो इसलिए मेरा रैंकिंग में आएगा ही नहीं, आता इट इज नॉट पॉसिबल। गूगल सर्च तो सच्चाई नहीं देखता है। 1000 लोग बोलते हैं कि सैचुरेटेड फैट से कॉज होगा तो वही रिजल्ट दिखाएगा। और मेरा लास्ट, आप कह रहे हैं कि सैचुरेटेड फैट से हार्ट डिजीज नहीं होता है,
नहीं होगा, न्यूट्रिशनल की है, लेकिन हजारों आर्टिकल बोलते हैं कि सैचुरेटेड फैट से होगा, तो उनका ही दिखाई देगा, मेरा दिखाई नहीं देगा। वो भी माध्यम फेल होता है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीच द पीपल थ्रू दैट वन। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैं फेसबुक में देखा, एक एडवर्टाइजमेंट देखा नितिन सुनी जी का, राइटिंग बुक इन 21 days। आई वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड दैट वन। वो वेबिनार मैंने अटेंड किया और उसके बारे में मैंने सब कुछ जान लिया। जानने के बाद मैंने किताब लिखी, रूट कॉज ऑफ क्रोनिक डिजीज। अभी मुझ पे कॉन्फिडेंस आ गया। मैं जब सोचता था कि मैं नहीं लिख सकता हूँ, अभी में कॉन्फिडेंस आ गया, मैं लिख सकता हूँ। अभी मुझे दूसरी किताब भी लिखनी है, बहुत सारे 3-4 बुक लिखनी है। सैचुरेटेड फैट्स इज नॉट द कॉज ऑफ हार्ट डिजीज, इसके बारे में लिखना है, लिखने का बाकी है। तो सर ये जो आपने जो क्रॉनिक डिजीज पर बुक लिखी है, आपने इसकी जर्नी बताई कि कैसे आपने शुरू किया। आपकी खुद की रिक्वायरमेंट थी, खुद की नेसेसिटी थी, एक जरूरत थी, प्रॉब्लम आई आपको, फिर आपने इस पर रिसर्च की, आपको सोल्यूशन मिला, आपको एक ऐसा बजट फ्रेंडली सोल्यूशन मिला जो आप चाह रहे थे कि लोगों तक शेयर किया जाए। इसके लिए आपने ब्लॉगिंग शुरू की, देन आपने इसको एक बुक की शेप दी कि क्योंकि बुक हम घर घर तक पहुंचा सकते हैं, लोग इसको इजीली अप्रोच कर सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। वहां से आपकी इस बुक की जर्नी शुरू हुई। अगर मैं लाइफ कोच भी हूँ, लाइफ कोच में क्या होता है, मैं पैसे कमा सकता हूँ ज्यादा, लेकिन मेरी रिच कितनी हो सकती है? लिमिटेड लोगों तक होल वर्ल्ड। हाँ, मेरे मंथली 100, 500, 50 लोग होंगे, ज्यादा नहीं होगा। तो बुक में क्या होगा, वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होगा जी। वर्ल्ड वाइड इट विल बी, दिस इंफॉर्मेशन विल बी डॉक्यूमेंट, इट विल बी अवेलेबल ऑनलाइन। सो बुक इज वेरी गुड। राइट। भले पैसे कम मिले, लेकिन बुक के माध्यम से पहुंच हो सकते, लेकिन उसको मार्केटिंग करना पड़ेगा। मार्केटिंग, उसमें भी मार्केटिंग के बिना कुछ नहीं होगा। जी बिल्कुल। अगर आपका एक चीज इसमें ये मैं ऐड करना चाहूंगी सर कि अगर आपका इसमें जो मेन मोटिव है वो बहुत ही प्योर है, आप शेयर करना चाहते हैं लोगों को इन्फॉर्मेशन, जो आपने जिस चीज जो प्रॉब्लम आपके सामने है, आप चाहेंगे कि अदर के सामने अगर आए तो वो उसको जल्दी प्रिवेंट कर ले, उसको क्योर कर ले और उसको वो जल्दी ठीक हो जाए। तो आई एम श्योर आपकी वो लोगों तक पहुंचेगी। मे बी इस तरह की जो प्लेटफॉर्म, जैसे आपने आज इस प्लेटफॉर्म को चूज किया है जिसके थ्रू बहुत लोग आपकी इस बुक के बारे में जानेंगे, आपके थॉट प्रोसेस के बारे में जानेंगे। आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स में आप जाके अगर इस बात के बारे में आप चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे लोगों को, तो बहुत सारे मिथ्स, लोगों की जो मिसकंसेप्शंस है वो टूटेंगे इन डिजीज को लेकर के, और वो रूट कॉज तक जाने की कोशिश करेंगे। तो मुझे तो मेरी किताब, मेरी कहानी का प्लेटफॉर्म ही पता है, और दूसरा कोई प्लेटफॉर्म अभी मुझे तो पता नहीं है। सर बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिलेंगे आपको इसी तरह के, ऑनलाइन भी हो सकते हैं, ऑफलाइन भी हो सकते हैं, जहां पर आप अपनी ये जो जानकारी है उसको शेयर कर सकते हैं लोगों तक। हाँ, अभी तो मुझे इसके बारे में पता नहीं है। इस पूरी जर्नी में किसने आपकी हेल्प की, कौन आपके साथ आपको मोटिवेट रखा, जिन्होंने आपको इंस्पायर किया, आप किसी को श्रेय देना चाहेंगे? हाँ, मेरे किताब लिखने के जर्नी में फैमिली से मेरा फुल सपोर्ट था। कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करते थे। ये बूढ़ा इंटरनेट पे जो करता है, वो कंप्यूटर पे जो करता है वो करता, कोई डिस्टर्ब नहीं करता। नोबडी डिस्टर्ब्स मी। लेकिन मेरा एनकरेज करने में मेरा एक फ्रेंड है और मेरे रिलेटिव भी है और हमारे समाज के मुखिया भी है, और वो बहुत एक्टिव है। वो एक रिटायर्ड टीचर है। उनसे हमारे हमेशा फ्रीक्वेंटली मिलना जुलना होता है, बुक के बारे में बोलते हैं। वो अच्छे वक्ता भी है, तो उसे मैं डिस्कस करता रहता हूँ बुक के बारे में, क्योंकि मैं अच्छा वक्ता नहीं हूँ, तो वो मुझे गाइडेंस देते रहते हैं और एनकरेजमेंट करते रहते हैं। उनका नाम है बालू भाई डमरे जी। सो फ्रेंड्स, अब समय आ गया है कि हम की किताब के साथी से बातचीत करें। सो मैं इनवाइट करना चाहती हूँ बालू भाई जी को। हेलो सर, कैसे हैं आप? नमस्ते मैडम, बढ़िया। अच्छा, तो सर कैसा लग रहा है आपको? आज हम डॉक्टर बालाराम जी की बुक को इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आए हैं, ये पब्लिश ऑथर बन चुके हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं? मैडम, मैं बोल नहीं सकता हूँ अभी आपके सामने, इतना मैं खुश हुआ हूँ। इसके लिए मैं 33 साल से राह देख रहा हूँ इनकी, कि इस तरह से ये पेज आए, इनकी जो जानकारी है, ज्ञान का जो भंडार है, वो इस तरह से बाहर आए, खुल के बाहर आए, लोगों को उपयोग में आए, समाज के उपयोग में आए। इनकी जो जानकारियां है, दवा के बारे में हो, न्यूट्रिशन के बारे में हो,
मैं 35 साल से सुनते आया हूँ मैडम, इनका रिसर्च कायम रहा है। मैंने इनको कई बार बताया कि अगर ये साइंटिस्ट नहीं होते तो ये अच्छे टीचर होते, लेकिन इनका जो मृदुभाषी बोलना जो है वो मितभाषी है, मृदुभाषी है। इसलिए मैं टीचर हूँ हायर सेकेंडरी में, मैं इनको देखते आ रहा हूँ। और टीचर का काम होता है कि जो इंसान के अंदर जो काबिलियत होती है उसको जो बाहर निकालने के लिए उसको प्रोत्साहन देता है, उसको टीचर बोलते हैं। तो मैं हमेशा इनको बोलता था कि आप इसको कुछ लिखिए, आप इसको कुछ बाहर लाइए। तो कई बार हमने पैम्पलेट जैसा छोटी छोटी पैम्पलेट साइज में ऐसा कुछ समाज में देने का कोशिश किया, लेकिन वो इतना सक्सेस नहीं हुआ। इनकी जो न्यूट्रिशन जो लेप्रोसी है उनका भी हमने बहुत प्रचार किया। मैंने खुद उसका अनुभव भी किया है, उसका इस्तेमाल भी किया है। और अभी जो OTT, नेटफ्लिक्स और रील्स के जमाने में जो बुक्स जो है वो अपना एक स्थान गड़ा रखा है। इसलिए अभी इन्होंने जो बुक्स बनाया है उसके लिए मैं इन्हें बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आपके माध्यम से जो इनका प्रचार होगा, जो इनकी तारीफ होगी, तो ये घर घर किताब पहुंचेगी। तो जो काम इन्होंने बताया जो 10 लाख में होता है वो 10,000 में हो सकता है। तो मेरे इनको खूब खूब शुभकामनाएं। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच सर, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर बलराम जी, आगे बढ़ते हुए आपकी बुक के बारे में अब हम जानना चाहेंगे। आपकी बुक का टाइटल, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया है, क्या टाइटल है बुक का, आप प्लीज थोड़ा बताइए कि आपने बुक में क्या क्या चीजों को मेंशन किया है और ये बुक किस तरह से लोगों की हेल्प कर सकती है। मेरे बुक में क्या क्या लिखा है उसके बारे में बताता हूँ। मेरे बुक में क्रोनिक डिजीजेस क्यों होती है, वाई क्रोनिक डिजीजेस ऑकर, और इनका रूट कॉज क्या है, इसके बारे में लिखा हुआ है मेनली। तो और इसका मेन पर्पस भी ये है कि इसका इलाज भी मिले लोगों को, ट्रू सॉल्यूशन भी मिले। दिस इज अ मेन पर्पस ऑफ राइटिंग दिस बुक। जी बलराम जी, अच्छा, सो आप बता रहे हैं कि क्रॉनिक डिजीज पर ये बुक बेस्ड है। क्रॉनिक डिजीज का एक बार आप थोड़ा डिफाइन करके बताइए कि इन दो वर्ड्स का मीनिंग क्या है, क्योंकि मे भी हमारी ऑडियंस में से बहुत लोग हैं जो इस वर्ड को पहली बार सुन रहे हो, इस बारे में ज्यादा जानकारी उनके नहीं हो। तो आप एक बार प्लीज एक्सप्लेन करके बताइए कि क्रॉनिक डिजीज, इन दो वर्ड का मीनिंग क्या है। अगर एक सेंटेंस में कहना हो तो इस किताब में मैंने क्रोनिक डिजीजेस के बारे में लिखा है। क्या लिखा है, क्रोनिक डिजीजेस क्यों होते हैं, क्रोनिक डिजीजेस का कारण क्या है और इसका रूट कॉज क्या है, और इसका मेन पर्पस तो रूट कॉज का ट्रीटमेंट मिले, ये मेन केस है। अभी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन के हिसाब से 100 million people were diagnosed of diabetes in India in 1920. और according to them, in 1945 इनकी संख्या 134 मिलियन होने की संभावना है। तो इसका मतलब क्या है, हर साल क्रोनिक कोई भी क्रोनिक डिजीज हो, डायबिटीज हो, हार्ट डिजीज हो, इनकी संख्या हर साल बढ़ते ही रहने वाली है, इसमें कुछ कम नहीं आने वाली है। इट इज गोइंग टू इंक्रीज। जब तक रूट कॉज नहीं मिलेगा तब तक ये इंक्रीज होते ही रहने वाला है। तो कहने का मतलब यह है कि संख्या तो बढ़ती ही रहेगी, कम नहीं होगी। तो ऐसा क्यों हो, इसका कारण क्या है? इसका कारण, अभी डॉक्टर आपका डायबिटीज या कैंसर जैसी बीमारी हो तो आपको जल्दी ठीक क्यों नहीं कर पाता है? क्या कर पाता है? नहीं पाता है। बहुत लंबे समय तक आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। इसका रीजन क्या है? वो क्या है, इन रोगों का कारण पता नहीं है। द कॉज ऑफ दिस डिजीज इज नॉट नोन। अगर कारण नहीं है तो डॉक्टर क्या कहता है कि कारण पता नहीं है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स है। उस रिस्क फैक्टर्स को अगर आप कंट्रोल कर सकते हो तो इन डिजीजेस को कम कर सकते हो और प्रिवेंट कर सकते हो। वो
रिस्क फैक्टर्स कितने अभी आजकल, पहले तो खाली 4 रिस्क फैक्टर्स थे, लेकिन अभी 8 रिस्क फैक्टर। अभी जो मैंने कहा वो किसके व्यूज है? कन्वेंशनल मेडिसिन के व्यूज है कि रिस्क फैक्टर कम करोगे तो आप प्रिवेंट कर सकते हो, बट दे आर नॉट माय व्यूज। तो मैं आपको सवाल करना चाहता हूँ, क्या जिंदगी भर आप क्रोनिक डिजीज से लंबे समय तक सफर करना पसंद करते हो? क्या लोग पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं जी। क्या ये एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट को सहन कर पाएंगे, बेयर कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उसके लिए इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए क्या करना चाहिए? छुटकारा पाने के लिए एक ही चीज है, सोल्यूशन चाहिए या पक्का इलाज चाहिए। पक्का इलाज की बहुत जरूरी है। तो ये पक्का इलाज कैसे किया मिल सकता है? अब पक्का इलाज के बारे में चर्चा करेंगे। मान लीजिए आपको आप मलेरिया से पीड़ित हो गए हो, तो इसका रूट कॉज पता है। मच्छर के काटने की वजह से मलेरियल पैरासाइट ब्लड के अंदर चला गया है, उसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है। और मलेरिया के लिए दवाई भी है, एंटीबैक्टीरियल एजेंट है। अगर एंटी मलेरियल एजेंट की दवा आपको दी जाती है तो आप 10-15 दिन में मलेरिया से ठीक हो सकते हो। क्यों आप जल्दी ठीक क्यों हो गए? बिकॉज द रूट कॉज इज नोन। इसी तरह से अगर क्रोनिक डिजीजेस के बारे में भी आपको रूट कॉज पता हो तो आपका इलाज बहुत जल्दी 2-3 महीने के अंदर हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। इसलिए इस किताब में मैंने क्रोनिक डिजीजेस के रूट कॉज के बारे में चर्चा की हुई है। ऐसा देखा है कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से ये क्रोनिक डिजीजेस होती है। इसके बारे में लिखा है, इसके बारे में मैंने लिखा है। ये कोई सैचुरेटेड फैट खाने से वगैरह नहीं है, इसलिए आपको न्यूट्रिशन के ऊपर पूरा ध्यान देना पड़ेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। न्यूट्रिशन के बारे में आप जान लोगे उसमें क्या न्यूट्रिएंट्स है तो आप प्रिवेंट कर सकते हो। ठीक है। सो मैं थोड़ा समराइज कर देती हूँ। जैसे आपने अभी तक हमें बताया कि क्रॉनिक डिजीज का मतलब ये हुआ कि जितना मैं समझ पाई हूँ कि जो लंबे समय तक डिजीज हमारी बॉडी में है, जो चल रही है, और जो एक बार आ गई हमारी बॉडी में वो मतलब एक तरह से लॉन्ग लास्टिंग रहती है, ऑलमोस्ट अप टू डेथ। हम काउंट करेंगे शुगर, मान लीजिए हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट डिजीज हो गई, कैंसर हो गया, ये कुछ ऐसी डिजीज है जो हमारी बॉडी में एक बार अगर आ जाती है तो लाइफ टाइम रहती है। मतलब हम ड्रग्स लेते ही रहते हैं, इसको सप्रेस करते रहते हैं, उसके इलाज तक नहीं जाते। सो दीज आर द क्रॉनिक डिजीज। तो सर अब जैसे ये डायग्नोस हो गया कि अब क्रॉनिक डिजीज हमारी बॉडी में एंटर हो चुकी है। नाउ अब हमें इसके पीछे रीजन क्या है? मतलब ये डिजीज धीरे धीरे आती है हमारी बॉडी में, हमें पता क्यों नहीं चलता? हम अवेयर क्यों नहीं होते? क्या रीजन है कि हमें पता नहीं चलता और ये इतनी बड़ी बीमारी हमारी बॉडी में एंटर हो जाती है? इसके पीछे कुछ रीजंस होंगे, फैक्टर्स होंगे। मैं बताऊंगा पता क्यों नहीं चलता है, मैं बताऊंगा। अभी हमारे फूड में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स। ओके, लोगों को इतना ही बताया गया है, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी है, विटामिन मिनरल्स वगैरह है, उसके बारे में ज्यादा डॉक्टर वगैरह कोई चर्चा नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए आपको ऑक्सीजन नहीं मिला तो आप कितने दिन जिंदा रह सकते हो? 2 से 3 मिनट। सफोकेशन होने लगता है, आपको पता चलता है ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। इट इज अ न्यूट्रिएंट, नहीं मिला। अगर आपको पानी नहीं मिला तो आप 1 महीने तक आराम से जिंदा रह सकते हो। अगर खाना नहीं मिला, फूड नहीं मिला, नहीं खाए, उपास रहे, तो 3 महीने तक आप आराम से जिंदा रह सकते हो। ठीक है। लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दीज आर हेल्पिंग न्यूट्रिएंट्स। उससे कोई एनर्जी बनता है ऐसा कुछ नहीं है। दे हेल्प इन मेकिंग यूज ऑफ दिस फूड दैट यू ईट, फैट्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स को यूज करने में। अगर उनकी कमतरता होती है तो हमें उसके बारे में पता ही नहीं चलता है। भगवान हमें जल्दी मरने के लिए अलाउ नहीं करता है।
माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी होती है तो भी हम लंबे समय तक जिंदा रख सकते हैं। हेल्दी नहीं रखेंगे, बीमार होकर रहेंगे। ये डेफिशिएंसी क्यों होती है? ये डेफिशिएंसी क्यों होती है हमारे अंदर? वो खाने में से हमारी आदत की वजह से वी आर नॉट ईटिंग ऑल द फूड, इसकी वजह से होती है। तो इसमें क्या है, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। ओके, हमारी बॉडी is a living machine. It is a living machine. Okay, it is made up of 37 trillion cells. So 37 trillion cells, हर एक सेल बहुत माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक होता है। It is an independent machine. तो इसमें क्या है, a group of cells will form a tissue, and a group of tissue will form an organ, and a group of organ will form a system. तो हमारे शरीर में ऐसे 11 सिस्टम्स है, 11 सिस्टम्स, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, ऐसे टोटल 11 सिस्टम है और हर एक का एक एक फंक्शन है। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए डाइजेशन का काम दिया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का ऑक्सीजन कार्बन, ऐसे काम डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो हर सेल का एक फंक्शन होता है। तो ये फंक्शन करने के लिए फंक्शन करेंगे तो ही हमारा हेल्थ अच्छा रहेगा। अगर वो सेल्स फंक्शन नहीं करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। और उनका सेल्फ फंक्शनिंग किसके डिपेंडेंट है? न्यूट्रिएंट्स पे ही डिपेंडेंट है। न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो ही अंदर बहुत सारे, एक सिंपल ये टेक्निकल टर्म्स में, टेक्निकल अंदर बॉडी के अंदर क्या होता है मैं बताऊंगा तो लोगों को शायद पता नहीं चलेगा। मैं एक सिंपल उदाहरण देता हूँ, एक सिंपल कॉमन लाइफ की। अगर मुझे समझिए चावल बनाना हो या खिचड़ी बनाना हो तो रॉ मटेरियल क्या चाहिए? चावल और दाल। जी, ओके, चावल और दाल मैंने लिया, एक बर्तन में डाल दिया। ओके, जैसे मैंने खाना पेट में डाल दिया, मैंने दाल में ऐसे उसी तरह से मैंने एक बर्तन में डाल दिया। क्या आपकी तैयार हो जाती है? खिचड़ी बन जाती है अपने आप? नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। जी, अपने आप नहीं होगा। हाँ, उसको खिचड़ी बनाने के लिए उसके ऊपर कुछ प्रक्रिया होते हैं। हाँ, चावल पानी से धोते हैं, के बाद में बर्तन में लेते हैं, उसको पानी डालते हैं, उसको प्रेशर कुकर में रखते हैं, उसका लिड बंद करते हैं, गैस बर्तन में रहते हैं, गैस को आपको लाइट भी करना पड़ता है और ये सब करने आदमी भी चाहिए। सो ऑल बात की सभी एक्सेसरीज की बहुत जरूरी है। उसके बिना खिचड़ी तैयार नहीं होगा। जब लाइट करेंगे, कुछ आधा घंटा रुकेंगे, 3 सीटी हो जाएगी, तब हम खिचड़ी पक के तैयार हो जाएगी खाने के लिए। यही मामला हमारे शरीर के अंदर होता है। अभी मैं सेल्स हजारों फंक्शंस करते हैं। अभी मैं एक एग्जांपल का लेता हूँ, ग्लूकोज से एनर्जी बनाने का। जैसे खिचड़ी बनाने के लिए एक्सेसरीज है, तो चावल और दाल जो है वो हमारे ग्लूकोज, उसमें से हम एनर्जी बनाते हैं। और वो एक्सेसरीज जो है वो विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, हेल्पिंग मॉलिक्यूल होते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज को मैं एनर्जी में ट्रांसफर हमारी सेल कर सकते। तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। जी, जब हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीमरिक, इट इज नॉट ग्लूकोज, इट इज अ क्लस्टर, पॉलीमर होता है। तो बॉडी में जैसे ही जाता है, मुंह में से उसका डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है और कार्बोहाइड्रेट में से ग्लूकोज मिलता है, फैट में से सैचुरेटेड फैट मिलता है, फैटी एसिड्स मिलते हैं और ग्लिसरॉल मिलता है, और प्रोटीन में से वो पॉलीमरिक मटेरियल, उसमें से 20 अमीनो एसिड्स मिलते हैं। तो उसके बाद जो ग्लूकोज हमें मिला वो डाइजेशन के बाद, तो वो ग्लूकोज जो है इंटेस्टाइन के थ्रू हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद वो लिवर में जाता है। बाद में लिवर में से जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहां पे जाता है। देयर इज कम्युनिकेशन बिटवीन ईच एंड एवरी सेल। अगर एक सेल को ग्लूकोज चाहिए है तो वहीं पे ग्लूकोज जाएगा, मैसेज जाएगा, और वहां से जो स्टोर्ड ग्लूकोज होगा, तो स्टोर्ड ग्लूकोज या ब्लड में ग्लूकोज है, कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। वो जस्ट बुलेट की तरह वहां पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अटैच होता है, वो ग्लूकोज जहाँ पे डिजायर्ड है वहां पे जाएगा। जैसे सेल पे जाएगा
सेल के अंदर घुसेगा तब उसको एनर्जी मिलती है एटीपी से। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। जैसे ही एनर्जी मिलती है फॉस्फेट मोलिक्यूल ग्लूकोज पे अटैच हो जाता है, बाद में वो सेल के अंदर ट्रैप हो जाता है। अभी वो सेल के अंदर से बाहर नहीं आ सकता है। अगर वो एनर्जी सप्लाई नहीं होता है तो फिर से वो बाहर आ सकता है। जब वो ट्रैप है बाद में अभी ग्लूकोज का रोल है क्या है, ग्लूकोज खुद कुछ नहीं करेगा, इट डज नथिंग एनीथिंग। जैसे ही खिचड़ी बनाते समय दाल और चावल का जो रॉ मटेरियल थे उनका रोल क्या था, नथिंग, दे डिड नॉट डू एनीथिंग, दे आर पैसिव, दे अलाउ देमसेल्व्स टू बी प्रोसेस्ड। यस, ऐसे ग्लूकोज भी कुछ काम नहीं कुछ नहीं करता है। सो ये उसके ऊपर प्रक्रिया होती है। तो किस तरह का प्रक्रिया होती है, तब जाके हमें एनर्जी मिलती है। एक ग्लूकोज मोलिक्यूल से 32 यूनिट्स ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी मिलती है। ओके, 25 के बाद स्टेप्स में एक प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया में एंजाइम्स, विटामिन्स और हार्मोन्स का सब होता है। 25 उसके बाद समझ गए? जी तो जी। सब क्या होने के बाद तो इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ हैबिट्स में भी चेंजेस करके हम इन चीजों को अपनी लाइफ से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि कुछ हेल्दी हैबिट्स आप भी सजेस्ट करेंगे कि कौन सी हेल्दी हैबिट्स को अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं अपनी बॉडी को, अपनी लाइफ को, तो इन चीजों से हम बच सकते हैं। तो ये बात तो पता चल गया ना, ग्लूकोज कुछ नहीं करता है, विटामिन और मिनरल्स जो है दे आर, सो इन शॉर्ट आई कैन से दैट ग्लूकोज गेट्स ट्रांसफॉर्म, द रॉ मटेरियल जो आता है इट गेट्स ट्रांसफॉर्म, और विटामिन और जो है दे हेल्प ट्रांसफॉर्म, दे आर ट्रांसफॉर्मिंग ग्लूकोज टू एनर्जी। ओके, इस वे में इंपॉर्टेंट है। तो हेल्दी हैबिट्स में क्या है, हमें अनप्रोसेस्ड फूड्स खाना होगा। अनप्रोसेस्ड फूड, अगर अभी हम जो चावल खाते हैं वो प्रोसेस्ड होता है, उसके चावल के ऊपर कोटिंग में जो है विटामिन मिनरल्स और जो फाइबर होता है वो उसको निकल दिया जाता है शाइनिंग देखने के लिए। शाइनिंग से हमें शाइनिंग से हमारा हेल्थ कुछ बढ़ने वाला नहीं है, ऐसे चीजों से हमको दूर रहना पड़ेगा। मैदा में भी हमारे जो हेल्प करने वाले मेन मोलिक्यूल्स है वो सब निकल गए हैं। सो वी आर पुटिंग ओनली जंक इनटू द बॉडी। शुगर में तो बिल्कुल कुछ नहीं, इट इज अ पॉइजन, उसमें सब विटामिन मिनरल्स निकल गया है। ऐसे चीजों से हमें अवॉइड करना चाहिए। सो वी हैव टू ईट ओनली होल अनप्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। सो सर शुगर का क्या अल्टरनेटिव हो सकता है? अगर शुगर फिर भी हम अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, बट जो आजकल की वो जो शुगर आ रही है वो यूज नहीं कर सकते, तो इसका क्या अल्टरनेटिव होगा स्वीटनेस के लिए? स्वीटनेस के लिए नेचुरल शुगर है, बीटरूट खाइए, बीटरूट अच्छा है, खजूर है, खजूर में से हमको लड्डू बनाना है तो खजूर के लड्डू को प्रेफरेंस देना चाहिए हमको, शुगर की क्यों देनी चाहिए। और अगर कुछ प्रमाण में वो गुड़ जो होता है, गुड़ जागरी राइट कंपेयर टू शुगर, जागरी इज बेटर, क्योंकि उनमें से उसको पूरी तरह से प्रोसेस नहीं किया जाता, उसका यूज करना चाहिए। और ऐसे प्रोसेस चीजों से हमें अवॉइड करनी चाहिए। उसके अलावा ये तीनों चीज खाने की जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। फैट्स को अवॉइड करना नहीं है। फैट्स जो नेचुरल है, जो हाइड्रोजनेटेड फैट्स है, डालडा वगैरह, उसमें ट्रांस फैट होते हैं, वो नहीं खानी चाहिए, बिकॉज नेचुरल एक्सेप्ट नहीं, आवर बॉडी डज नॉट एक्सेप्ट। तो सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट ये सब खाना चाहिए। और दूसरी चीज है उसमें एक अनसैचुरेटेड फैट, ओमेगा 3 फैटी एसिड होती है। उसका हमें कार्बन जो हम ऑयल लेते हैं उसमें से वो ज्यादा नहीं मिलता है, इसलिए उसके कंज्यूम करने की जरूरत है। ओमेगा 3 फैटी एसिड से बहुत सारे एंटी इंफ्लेमेटरी हार्मोन्स तैयार होते हैं, उसकी बहुत जरूरी है। तो रोज के खाने में हमें उसको इंक्लूड करना जरूरी है। वो किस में से मिलता है? अखरोट से मिलता है। अखरोट तो महंगा है, रिच पीपल कैन अफोर्ड इट, बट पुअर पीपल के लिए आई सजेस्ट सिंपल फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड तो 100 रुपए किलो में मिल जाता है,
उसका सेवन हर रोज करना चाहिए तो फ्लैक्सीड मिल जाएगा। ठीक है। इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड फोकसिंग ऑन ये तेल नहीं खाना चाहिए, तेल नहीं खाना चाहिए, हमको खाना चाहिए। इसको इंक्लूड करने की जरूरत, किस तरह से मैं डाइट में इंक्लूड करूंगा। और प्रोटीन्स, अभी हम दाल खाते हैं, दाल इज ऑल्सो पॉलिश्ड, मूंग दाल, तुअर दाल, वो भी पॉलिश्ड होता है, अनपॉलिश्ड खाना चाहिए। उसकी वजह से मैं सजेस्ट करता हूँ कि छोले, राजमा वगैरह जो है उनमें प्रोटीन की मात्रा 30-35% होती है। चावल में 10% होता है, गेहूं में भी 10% होता है। कभी कभी आदमी क्या करता है, रोटी चावल ही खाता है। ओके, चावल खाया, रोटी, बटा, वो भी पोटैटो कोई सब्जी खाएगा, कार्बोहाइड्रेट खाएगा, ऐसे सालों तक करता रहेगा तो प्रोटीन की डिफिशियंसी होगी तो विटामिन और ये एंजाइम्स और हार्मोन्स, इंसुलिन बनाने के लिए रॉ मटेरियल जो होगी उसकी कमी होगी, क्योंकि शरीर में बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ एंजाइम्स और हार्मोन्स है प्रोटीन रिलेटेड, तो रॉ मटेरियल उनको मिलना बहुत जरूरी है। और बहुत जरूरी है। और बाद में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये हम निगलेक्ट करते हैं, ये बहुत जरूरी है। WHO के भी रिपोर्ट में बताए, वो बोलते हैं अनहेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट में वो लोग बोलते हैं कि यू शुड ईट मोर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यू शुड टेक 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। क्यों कहते हैं कि उनके वो लोग उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है इसका ऐसा नहीं बताते हैं, वो खाना चाहिए इतना ही बोलते हैं, क्यों बोलना चाहिए नहीं बताते हैं। तो हमको खाने की बहुत जरूरी है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं जो बॉडी को कन्वर्ट करने में हम जो खाते हैं उसको हेल्प करते हैं, इसकी बहुत जरूरी है। और जो विटामिन सी ही कि वाटर सोल्यूबल है, इसलिए हमको बहुत वाटर सोल्यूबल होने की वजह से वो बॉडी में स्टोर नहीं होता है, उसकी डिफिशियंसी बहुत जल्दी होती है। वो हर रोज हमको खाने की जरूरत है। एक नींबू लेंगे तो भी बहुत सारा काम हो जाएगा, तो नींबू खाएंगे और साथ में हम मूंगफली लीजिए, बहुत सस्ता है, उसको रात को भिगो दीजिए, सुबह में एक मुट्ठी सिंगाना खाइए और उसके साथ में नींबू का रस पीजिए, एक नींबू, तो सफिशिएंट विटामिन सी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा। बहुत आसान तरीके से हम कर सकते हैं। खाने पे बहुत ध्यान, हम अभी क्या करते हैं, लाइफस्टाइल के चेंजेस के बारे में इतना बोला है कि हम बाकी पे फोकस करते हैं और मेन जहाँ फोकस करना है वहाँ नहीं करते हैं। बात ये एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, लेकिन खाली एक्सरसाइज से हम ठीक नहीं रख सकते। अनहेल्दी डाइट खा के खाली एक्सरसाइज करके मैं फिट रहूंगा, ऐसे हो नहीं सकता है। वो न्यूट्रिएंट्स बॉडी को जो जरूरी है वो जरूरी ही है। अगर आप उसके साथ में हेल्दी फूड खाने के बाद एक्सरसाइज करोगे तो वो सपोर्टिव रहेगा। कुछ लोग बहुत सारे ऐसे करते हैं कि चलो वेट करने से मेरा डायबिटीज कम होगा, तो वेट के पीछे लगे रहते हैं। क्या दुबले पतले आदमी बीमार नहीं हो सकते? बहुत सारे दुबले पतले बीमार है खाली वो सब टेम्पररी है। मेन फोकस करना है डाइट फर्स्ट, बाद में बाकी चीज करना है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर रिस्क फैक्टर्स इज हार्डली 5 to 10%। डाइट इज मच, ये समझ लेना चाहिए। एक बार समझ लेंगे आप फैमिली सबको सिखा सकते हैं और इस सब झंझट से आप दूर रह सकते हैं। I'm sure डॉक्टर बलराम जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपको अपनी डाइट का, अपने खाने पीने का सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर इन हैबिट्स को हम सुधार लेंगे तो जो अदर चीजें हैं वो सपोर्टिव होंगी और ये जो डिजीज जो बढ़ जाती है और बिल्कुल वर्स्ट सिचुएशन पे आ जाती है, ऐसी सिचुएशन नहीं आएगी। और हम कोशिश करेंगे इस डिस्कशन के थ्रू बहुत से लोग जो अभी हमें देख रहे हैं, अभी सुन रहे हैं, वो इस चीज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह से आप एडवाइस दे रहे हैं, खाने पीने में सुधार करना, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा करना, मेंटल स्ट्रेस को आप कम लीजिए, तो इन सब चीजों पर अगर आप वर्क करेंगे तो जरूर इन डिजीज से आप जो है वो बच सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं और ये आपकी बॉडी में एंटर नहीं हो पाएंगे, आप इनको रोक सकते हैं इन चीजों को। ओके, सो सर, अब हम पहुंच गए हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। सो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी क्विकली और आपको उसका क्विकली आंसर देना है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ रैपिड फायर राउंड। मुझे और एक चीज भी बतानी है। हाँ जी, डॉक्टर या कोई भी आदमी आपको इसके बारे में नहीं बताएगा, क्योंकि ये जो डॉक्टर जो बताते हैं ऊपर से, आदमी का बिहेवियर के बारे में बताता है।
अरे आप क्या खाते हो, क्या खाते हो, क्या नहीं खाते हो, कौन सा हैबिट है, उसकी वजह से आपको ये डिजीज हो रही है। अभी कार अगर खराब हो गया तो उसको चलाने वाला कौन है? ड्राइवर। अगर हम मैकेनिक के पास जाएंगे और मैकेनिक पूछने लगेगा आप कैसे ड्राइविंग करते हो, किस स्पीड से करते हो, दारू पी के करते हो या स्मोकिंग करते हो, पीते हो, बीच में रखते हो, रफ रोड पे चलाते हो, स्मूथ रोड पे चलाते हो, ये सब पूछता रहेगा तो क्या वो आपका कार ठीक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मैकेनिक क्या करता है? खोलता है, कहाँ पे प्रॉब्लम है ढूंढता है, रूट कॉज को ढूंढता है, बाद में उसको रिपेयर करता है। हमारे डॉक्टर्स क्या करते हैं? वो कम्युनिटी को पूछते हैं, वो लोग रोग का कारण ढूंढने के लिए, अच्छा तुमको ये बीमारी होती है तो तुम क्या खाते हो, उनके हैबिट्स के बारे में पूछते हैं। इस तरह से वो रोगों का कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं। दैट इज कॉल्ड एज एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज। एसोसिएट, दे ट्राई टू एसोसिएट योर बिहेवियर विद द डिजीज। ओके। इसी तरह से सैचुरेटेड फैट खाने की आपकी हैबिट है, इसलिए उसे आपको हार्ट डिजीज हो गया। इट इज associated reason cannot be the root cause. Understood? और ये डॉक्टर या कोई नहीं बताएगा, आपको ये किताब पढ़ना पड़ेगा और आपको समझ लेना पड़ेगा, तो ये आपको ये ज्ञान होगा। और एक बार आप समझ जाओगे तो आप फैमिली सबको, इट इज वेरी सिंपल। खाने की बात ये है, उसका कोई मेडिकल के नॉलेज की कोई जरूरी नहीं है। इतनी चीजें हैं, इतने खाना है और ये खाने की कोशिश करना है। और जो प्रोसेस्ड फूड है और ट्रांस फैट है, अननेचुरल है, वो सब अवॉइड करना है। तो क्रोनिक डिजीजेस, डायबिटीज वगैरह इंडिया में आराम से कंट्रोल हो सकता है। और ये पॉलिसी में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लेकिन पॉलिसी इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। WHO के इंटरनेशनल लेवल पे WHO के हाथ में होता है, अपने हाथ में नहीं है जी। तो लोगों को अपना ख्याल खुद लोगों को ही करना पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो सर अब हम अगले सेगमेंट की तरफ पहुंच गए हैं। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस कर रही हूँ क्विकली, आप रेडी हैं इसके लिए? हाँ बोलिए जी। सो मेरा पहला सवाल है आपसे, जिंदगी की सफलता कब है? जिंदगी की सफलता कब है? अपनी कोशिशों के ऊपर ही है। ओके। मेरा अगला सवाल है, आप इमोशनल हैं या प्रैक्टिकल? मैं इमोशनल भी हूँ, प्रैक्टिकल भी हूँ, दोनों ही। Define yourself in one word. I am a very introvert person, less talkative, but I am a good listener and a good thinker. Okay. आपकी राइटिंग जर्नी का सबसे टफेस्ट पीरियड? सबसे टफेस्ट पीरियड नहीं समझा, प्लीज। आपकी राइटिंग जर्नी का सबसे मुश्किल समय? मुश्किल समय तो स्टार्टिंग करने में बहुत, मैं हमेशा दिमाग से किया कि मैं नहीं लिख सकता। ओके। मैंने करीबन, मेरे पास नॉलेज तो था, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज करना है, कैसे करना है ठीक से, चैप्टर वाइज वगैरह, उसमें बहुत बड़ी मुश्किलें आ गई मुझे ये 1.5 साल से ऊपर लगा है किताब लिखने में। लेकिन अभी मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कैसे फास्ट करना है। इंफॉर्मेशन जो नॉलेज है उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना, वो बहुत ही मुश्किल काम था। ओके ओके, लास्ट क्वेश्चन इज फॉर यू। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? ड्रीम प्रोजेक्ट है कि और सारे 3-4 किताब लिखना है, और मेरा जो प्रोडक्ट है लाइफ टू सी, उसी मुझे लोगों को ट्रीट करना है जी। हेल्थ कोच भी बनना है, इसे बहुत कुछ काम है। और मेरी उम्र अभी 75 ईयर्स की है, मैं कितना कर पाऊंगा मुझे कुछ पता नहीं है। बिल्कुल सर, आप बहुत लिख पाएंगे। अभी तो हमें आपके एक्सपीरियंस की, नॉलेज की बहुत जरूरत है। आपने एक बेहतरीन टॉपिक पर जो किताब लिखी है, इतना कुछ नया बताया है, लोगों से हट करके बताया है, रिसर्च वर्क के थ्रू, तो हमें आपके रिसर्च वर्क की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हम ये चाहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा जल्दी लिखें, ताकि अलग अलग तरह की किताबें और बुक्स हमारे सामने आए और हमें बहुत फायदा हो सके। सो सर ये क्वेश्चंस यहीं फिनिश होते हैं। आगे मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपकी किताब के लिए आपको किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, आपके रीडर्स के थ्रू, आपके फ्रेंड्स के थ्रू, क्या कुछ कह रहे हैं लोग किताब को लेकर? नहीं, रिस्पांस अभी तो कुछ नहीं मिल रहा है। लोगों को मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ, बट आई फाइंड बायर्स तो बहुत कम है। क्यों कम है वो तो उनको पता। इस किताब में क्या है, मेनली टेक्निकल है, थोड़ा टेक्निकल इसलिए रखा है कि इवन डॉक्टर्स एंड रिसर्च पीपल को भी इसके बारे में पता चला है। मुझे लगता है यही किताब इंफॉर्मेशन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहिए, जो कॉमन मैन को पसंद आए।
मैं कोशिश करूंगा तो लोगों को इंटरेस्ट आए, ऐसा टाइटल होना चाहिए। बिल्कुल। लोग सोचते होंगे रूट कॉज के बारे में जान के क्या करना है, ऐसे सोचते होंगे। So any contact details you want to share with our audience? हाँ, मैंने ईमेल और मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर दिया है। अगर कोई प्रोडक्ट या हेल्प चाहिए तो उस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, हम डॉक्टर बलाराम धोत्रे जी की कांटेक्ट डिटेल्स हम शेयर कर रहे हैं कमेंट सेक्शन में, तो आप वहां पर इनके कांटेक्ट डिटेल्स को नोट कर लीजिए। अगर आप इनसे कनेक्ट होना चाहते हैं, इनसे गाइडेंस लेना चाहते हैं, पर्सनली कुछ पूछना चाहते हैं इनकी किताब को लेकर, इनकी राइटिंग जर्नी को लेकर, तो आप पूछ सकते हैं। तो इन कांटेक्ट डिटेल्स को आप नोट कीजिए और आप इनसे गाइडेंस ले सकते हैं। सर, आप अपनी बुक पर कोई डिस्काउंट देना चाहेंगे? अगर हम आपकी बुक परचेज करते हैं तो क्या कोई डिस्काउंट है? जी हाँ, जरूर। 25% डिस्काउंट है जी। दोस्तों, अगर आप सर की बुक परचेज करते हैं तो इस बुक पर 25% का डिस्काउंट है। इसकी एमआरपी पर आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा और ये नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए अवेलेबल है। अगर इस दौरान आप इसे खरीदेंगे तो आपको ये डिस्काउंट मिल पाएगा। तो इस बुक को जरूर खरीदिए, आप पढ़िए, अपनी फैमिली मेंबर्स को पढ़ाइए और बताइए क्रॉनिक डिजीज के बारे में और इसकी रूट कॉज के बारे में। ये बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपकी हेल्थ के लिए। और इसके साथ साथ में अपने रिव्यूज देना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि रिव्यूज हर एक ऑथर के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। सर, एनी लास्ट मैसेज बिफोर यू लीव? आप जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को, जो लोग आपको सुन रहे हैं अभी? Buy the book, read the book, be healthy. ओके सर, सो थैंक यू सो मच सर, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सर। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन डे 3 हमने कंप्लीट किया डॉक्टर बलाराम धोत्रे जी के साथ, जिन्होंने क्रॉनिक डिजीज पर एक बेहतरीन किताब लिखी है। अपने रिसर्च वर्क के थ्रू इन्होंने इस डिजीज को इतना अच्छी तरह से इलेबोरेट किया है, डिफाइन किया है और बताया है कि क्या रूट कॉज होता है इन डिजीज के पीछे। सबसे पहले जरूरी है इस डिजीज का मतलब समझना, ये क्यों आपकी बॉडी में एंटर हुई है, किस रीजन से हुई है, उस रीजन को समझना। आप जब उस रीजन को अपनी लाइफ से हटा देंगे तो ये डिजीज भी धीरे धीरे चली जाएगी। अगर आप उन रीजंस को नहीं हटाएंगे तो आप चाहे कितनी मेडिसिन ले ले, कितने ही ड्रग्स ले ले, कितने ही इसका इलाज करवा ले, लेकिन फिर भी ये डिजीज आपकी बॉडी में रहेंगी। तो जरूरी है, और यही चीज सर ने बताई है कि आप रूट कॉज पे काम कीजिए, आप उस रूट पे काम कीजिए। आप जब तक उसके रूट पे काम करके उस जड़ को नहीं हटाएंगे, ये बीमारी रहेगी आपकी बॉडी में। और आप सभी इस चीज से अवेयर है कि जब किसी पर्सन को शुगर एक बार हो जाता है, आजकल तो बहुत छोटी एज में शुरू हो गया है, शुगर, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाती है, इसके साथ साथ में कैंसर हो गया, इस तरह की जो डिजीज एक बार अगर लाइफ में किसी पर्सन की हो जाती है तो हम सभी ये जानते हैं कि हमारे मुंह से यही निकलता है कि अब ये एक बार हो गई तो अब तो ये हमेशा ही रहेगी, अब तो जिंदगी भर दवाई लेनी पड़ेगी, यही कहा जाता है। आई एम श्योर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या आप भी मेरी इस बात से अग्री करते हैं? अगर हाँ तो प्लीज कमेंट करके हमें बताइए जरूर से कि आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक को लेकर के। तो ये जो डिजीज है, ये जो प्रॉब्लम्स है, हम क्यों अवेयर ना होने की वजह से इन प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ के साथ जोड़ें और जब तक हम जी रहे हैं इन प्रॉब्लम्स को लेकर के जिए। हम हेल्दी लाइफ अगर हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो जरूरी है कि इन प्रॉब्लम्स की जड़ को जाने, इसके रूट को जाने और फिर उसका इलाज करें। तो यही सारी चीजें आज के गेस्ट ने हमें बताई, हमें समझाई। बहुत ही टेक्निकल एक कॉन्सेप्ट है ये, बहुत ही एक गंभीर कॉन्सेप्ट है, जिसको कि अगर आप उसी गंभीरता के साथ लेंगे, उसी सीरियसनेस के साथ लेंगे तो आप अपनी लाइफ में सुधार कर सकते हैं। आप जरूर कोशिश कीजिएगा इस चीज को समझने की कि क्या रूट है, क्या कॉज है इसका, और उसको आप चेंज कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन, नॉलेज से भरपूर, हमारी बॉडी को किस तरह से आप ठीक रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं, इससे रिलेटेड आज का सेशन रहा, आज का प्रोग्राम रहा। बहुत अच्छा लगा सर से बात करके, बहुत कुछ नया जानने और सीखने को मिला, एक नया पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप हुआ हमारे अंदर। आई एम श्योर आपने भी ये चीज महसूस की होगी, फील की होगी। प्लीज नोट्स बनाते रहिए और इन चीजों को नोट करते रहिए। कोशिश कीजिए कि जो नई नई चीजें, नई नई बातें आप सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, इनको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके। तो मिलते हैं आपसे एक और नए सेशन में, एक और नए प्रोग्राम, एक और नए ऑथर के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू सो मच।